जुलाई 2024 में सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई जिसमें एक लड़के को देखा जा सकता है कि वो चाकू से किसी लड़की पर हमला कर रहा है। उस लड़की का नाम कृति कुमारी था और कृति एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पेरेंट्स फार्मर्स थे और उसके पेरेंट्स ने बहुत ही मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ कर उसे एमबीए कराया और एमबीए करने के बाद कृति बेंगलुरु की एक कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की जॉब कर रही थी और इसी जॉब की वजह से वो अपने घर से दूर बेंगलुरु के एक फ्लैट में रह रही थी। जिस कंपनी में कृति काम करती थी वहीं पर एक और लड़की काम करती थी। वो लड़की कृति की बेस्ट फ्रेंड थी। उसका नाम सोशल मीडिया पर रिवील नहीं किया गया। वो लड़की महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी और वो भी इसी जॉब की वजह से बेंगलुरु में रह रही थी और उस लड़की ने भी बेंगलुरु में एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया था जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड अभिषेक कोसी के साथ रहती थी। और अभिषेक बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। अभिषेक और उसकी गर्लफ्रेंड बचपन से एक दूसरे को जानते थे और पिछले कुछ सालों से रिलेशनशिप में थे। अभिषेक का बिहेवियर एग्रेसिव था और वो हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था और इसी वजह से उसे जॉब से भी निकाल दिया गया। और जॉब जाने के बाद अभिषेक हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड रहता और हर छोटी छोटी बात पर अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ने झगड़ने लगता और झगड़े के वक्त वो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता और कई बार तो वो अपनी गर्लफ्रेंड पर हाथ भी उठाया करता था। जबकि अभिषेक की जॉब जाने के बाद उसका सारा खर्चा उसकी गर्लफ्रेंड उठा रही थी और इन सब चीज़ों की वजह से कृति की फ्रेंड परेशान रहने लगी। और जब कृति ने अपनी फ्रेंड से इस बारे में पूछा तो उसने अभिषेक के बारे में सब कुछ बता दिया कि अभिषेक उसे मारता पीटता है और उसके साथ एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है। तो इस पर कृति ने अपनी फ्रेंड को कहा कि तुम अभिषेक के साथ ब्रेकअप कर लो और मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ। तो कृति की फ्रेंड ने उसकी बात मान ली और अभिषेक से ब्रेकअप करने के बाद उसी के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। अगले कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अभिषेक ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि कैसे उसे एक लड़की छोड़ सकती है। ब्रेकअप के बाद भी अभिषेक कोई जॉब नहीं कर रहा था और सारा दिन कृति और उसकी फ्रेंड को कॉल्स किया करता था और कृति और उसकी फ्रेंड कभी भी कॉल नहीं उठाती थी। इस वजह से अभिषेक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अभिषेक के बार बार तंग करने की वजह से कृति और उसकी फ्रेंड ने उसका फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया और उसे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी ब्लॉक कर दिया और उन्हें लगा कि अभिषेक को ब्लॉक करने से वो उन्हें तंग करना छोड़ देगा। लेकिन अभिषेक यहीं पर नहीं रुका। अभिषेक गुस्से में आकर कृति के अपार्टमेंट चला गया और वहां जाकर कृति से लड़ने झगड़ने लगा और उसे गालियां देना शुरू कर दी। और अभिषेक ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो अपने ब्रेकअप का जिम्मेदार कृति को मानता था, जबकि उसके ब्रेकअप का जिम्मेदार तो वो खुद था क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था और वो अपनी गर्लफ्रेंड को मारता पीटता था और उसके साथ एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता था। और जब अभिषेक के लड़ने झगड़ने की आवाज़ें बिल्डिंग के बाकी लोगों ने सुनी तो उन्होंने अभिषेक को किसी तरीके से समझाया और फिर बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया। कृति और उसकी फ्रेंड ने अभिषेक से बचने के लिए किसी दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट होने का फैसला किया जिसके बारे में किसी को पता ना हो, ताकि अभिषेक वहाँ पर आकर उन्हें तंग ना कर सके। मगर कृति और उसकी फ्रेंड की गलती सिर्फ यही थी कि उन्होंने कभी भी पुलिस कंप्लेंट नहीं की और खुद ही इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते रहे। अगले कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, मगर 24 जुलाई को रात के 11:15 पर इस वक्त कृति अपने कमरे में सो रही थी। उसे अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर अभिषेक खड़ा था और अभिषेक बहुत ही गुस्से में लग रहा था और उसके हाथ में एक पॉलीथीन बैग था। दरवाज़ा खुलने के फ़ौरन बाद अभिषेक उसके अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करने लगा, जिस पर कृति उसे अपार्टमेंट के बाहर की तरफ पुश करने लगी ताकि कहीं वो उसके अपार्टमेंट में घुसकर उसकी फ्रेंड को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और अभिषेक के हाथ में जो पॉलीथीन बैग था उसमें उसने एक चाकू रखा था। उसने फौरन वो चाकू निकाला और कृति पर चाकू से वार करना शुरू कर दिए। और कृति ने खुद को बचाने और अभिषेक को खुद से दूर करने की बहुत कोशिश की, मगर पावर डिफरेंस की वजह से वो खुद को चाकू के वार से बचा नहीं पा रही थी। अभिषेक ने एक हाथ से कृति को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से कृति पर चाकू से वार कर रहा था। अभिषेक ने कृति के सर पर, गर्दन पर और चेस्ट पर चाकू से कई वार किए और हर वार के साथ कृति की मूवमेंट स्लो होती जा रही थी और इस वजह से कृति खुद को बचा नहीं सकी। और जाने से पहले अभिषेक ने आखिरी वार कृति की गर्दन पर किया, जिससे कृति की गर्दन पर एक बड़ा कट लगा और उसका खून तेजी से बहने लगा। और झगड़ने की आवाज़ें सुनकर उसी बिल्डिंग की 3 लड़कियां कृति के अपार्टमेंट वाले फ्लोर पर आईं और जब उन्होंने कृति को इस कंडीशन में देखा तो उन्होंने बिना वक्त जाया किए एम्बुलेंस को कॉल कर दी। लेकिन उनमें से कोई भी लड़की ना तो कृति के पास आई और न ही उसकी मदद करने की कोशिश की। और सबको यही डर लग रहा था कि अगर वो कृति के पास गए या उसकी मदद करने की कोशिश की तो कहीं पुलिस उन्हीं पर शक ना करने लगे। मगर ये इंसिडेंट सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया
जिसकी वजह से पुलिस को आसानी से पता चल गया कि असली मर्डरर कौन है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अभिषेक उस बिल्डिंग में एंटर कैसे हुआ, क्योंकि वो लड़कियों का पीजी था और लड़कियों के पीजी में किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को एंटर होने की इजाजत नहीं होती, और उस बिल्डिंग की एंट्रेंस पर एक सिक्योरिटी गार्ड था और एक बायोमेट्रिक सिस्टम भी इंस्टॉल था। तो इन सब चीजों को पार करके अभिषेक कैसे कृति के अपार्टमेंट तक पहुंच गया? तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जब अभिषेक उस बिल्डिंग में एंटर हुआ तो उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड वहां पर मौजूद नहीं था, बल्कि उस वक्त वो उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा था। और उस बिल्डिंग का बायोमेट्रिक सिस्टम भी खराब था और उस बिल्डिंग की रिसेप्शन पर भी कोई भी नहीं था, और इस वजह से अभिषेक कृति के अपार्टमेंट तक इतनी आसानी से पहुंच सका। और इन्हीं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पुलिस ने उस पीजी के ऑनर के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज की है। तो अभिषेक मध्य प्रदेश से था, तो इसलिए पुलिस को लगा कि शायद वो भाग कर वहीं गया होगा, तो इसलिए बेंगलुरु पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को इस बारे में अलर्ट कर दिया। और इसके बाद पुलिस ने अभिषेक को बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर ढूंढना शुरू कर दिया। तो मर्डर के 2 दिन बाद 26 जुलाई को पुलिस ने अभिषेक को मध्य प्रदेश के एक बस स्टेशन से अरेस्ट कर लिया, और इसके बाद पुलिस पूछताछ के लिए अभिषेक को बेंगलुरु ले गई, और ये केस अभी तक कोर्ट में चल रहा है। अगर इस केस के बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और कृति का कसूर बस इतना ही था कि उसने अपनी फ्रेंड की मदद करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कृति के पेरेंट्स इस वक्त कितने दुख और तकलीफ से गुजर रहे होंगे कि जिस बच्ची को उन्होंने पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया, आज वो इस दुनिया में नहीं रही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कृति को जल्द से जल्द जस्टिस मिल सकेगी। और अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।